हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। मैं होप करता हूं पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ये पार्ट 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास 12 बीएसटी में। आज इसमें हम डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फाइनेंशियल लेवरेज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसको हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पिछली वाले पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसको चेकआउट करो। देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसमें हमको डिसाइड करना होता है कि अब हम कौन से सोर्स से कैसे हम बिजनेस के अंदर फंड्स को लेकर आएंगे। क्या वो हम इक्विटी इशू करेंगे या फिर शेयर्स को हम इशू करेंगे, या फिर हम बैंक से डिबेंचर को इशू करके, बॉन्ड्स को इशू करके हम लोन इनकम को, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे, कंपनी में लेकर आएंगे। यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या होना चाहिए। क्या वो इक्विटी होना चाहिए, क्या वो डेट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो इक्विटी को, अगर हम इक्विटी से पैसा ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। बच्चों क्यों हम ओनर्स फंड बोलते हैं? क्योंकि जब हमने शेयर इशू करे, लोगों ने हमारे शेयर खरीद लिए हैं, तो वो कौन सा इनकम है? क्योंकि वो अब ओनर बन चुके हैं, शेयर होल्डर्स ओनर बन चुके हैं, कंपनी के ओनर्स बन चुके हैं उस पार्ट के। तो वो कौन सा फंड है? ओनर्स फंड है, क्योंकि ओनर्स ही वो फंड लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? बोरोवर फंड्स है। हमने बैंक से, डिबेंचर से, है ना, हमने इशू करा है कि ठीक है, कुछ समय के लिए आप हमको पैसा दे दो, कुछ समय बाद हम उनको विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये कौन सा फंड है? ये बोरोवर का फंड है, जो हमको पैसे दे रहा है उसका फंड है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बोरोवर्स फंड। बच्चों याद रखना, बोरोवर्स फंड में रिस्क हाई होती है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट हमको पे करना होता है। चाहे से कंपनी के पास पैसा हो, कंपनी के पास पैसा नहीं हो, लेकिन फिर भी हमको पैसा देना होता है। रिस्क ज़्यादा होती है। कभी हो सकता है कि हमारे पास पैसे नहीं हो लेकिन फिर भी हमको इंटरेस्ट देना हो। ठीक है, कंपनी बंद हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, जो बोरोवर है वो केस कर सकते हैं कंपनीज पे। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारे लिए लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड ही करना होता है। उन्होंने जो हमको कैपिटल दी है उस पर हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है। तो ये हमारे लिए रिस्क हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। बच्चों कॉपी में लिख लो कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है। बच्चों अब हम इक्विटी को इशू करें या फिर डेट को इशू करें, क्या हम किस पे हमको जाना चाहिए, तो उसको डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट। हमको पता होना चाहिए कि कॉस्ट, इक्विटी को इशू करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, डेट को इशू करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, कितने कागजात है ना, कितने लीगल फ्रेमवर्क हमको करनी पड़ रही है, क्या कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट क्या है दोनों को इशू करने की। जिसकी सबसे ज्यादा मिनिमम कॉस्ट होगी वो चैनल हम प्रेफर करेंगे। दूसरा है रिस्क। मैंने आपको बताया कि जो बोरोवर्स फंड है उसकी रिस्क ज़्यादा होती है। तो किसकी रिस्क ज़्यादा है, कौन है ना ज़्यादा रिस्कियर है, उसको हम थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे कि यार हमको रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, कितनी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंड हमको चूज करना है। थर्ड है फ्लोटेशन कॉस्ट। बच्चों अपनी बुक में, अपनी कॉपी में लिख लो कि फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होता है कि जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उसमें अंडरराइटर्स की कॉस्ट, कमीशन, ठीक है, बैंक्स का कमीशन, ठीक है, जो लोग बीच में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनका कमीशन, ठीक है ना, इशू करने का एक्सपेंस, ठीक है ना, हमारा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस कॉस्ट को जो शेयर इशू करने में लगता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो हम डेट इशू करेंगे, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो हम इक्विटी इशू कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप याद रखना। फोर्थ है कैश फ्लो पोजीशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास, कंपनी के पास कितना कैश है। अगर उसके पास कैश ही नहीं है तो वो इंटरेस्ट उस पर लगेगा, डेट पे इंटरेस्ट लगेगा, वो कैसे पे आउट करेगा। ठीक है, देखो इक्विटी से अगर हमने पैसा ले लिया ना तो हमको पे आउट नहीं करना है। अब वो पैसा हमारा हो गया, हम कुछ भी कर सकते हैं उस पेमेंट का, बस हम आपको रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको रीपे करना होता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश ही नहीं है, अगर कैश नहीं है
तो हम कौन सा इशू करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे। अगर कैश हमारे पास ज़्यादा है तो हम डेट इशू करेंगे, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कभी कभार डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारा पैसा लगता है, ठीक है। तो अगर वो पैसा फिक्स्ड है कि आज ये पैसा लगना ही लगना है, ठीक है, तो हम ज़्यादा खर्चा और है ना नहीं ले सकते। अगर मुझे बताओ कि हमारे पास 1 लाख रुपीज़ कैश है और उसके अंदर 90,000 रुपीज़ पर डे लगना ही लगना है, लगना ही लगना है, तो हम ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अगर मैं बैंक से लोन ले लूँगा तो उसमें 10,000 रुपीज़ और जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में और जुड़ जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो मुझको ये नहीं करना है, क्योंकि मेरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ की कॉस्ट है, जो मेरी रेगुलर एक्टिविटीज़ को करने की कॉस्ट अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं बैंक का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, बैंक को रीपे नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। अगर कंपनी चाहती है कि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, एक्सटर्नल कंट्रोल हमारे पास ना हो, तो उसको डेट इशू करना चाहिए, क्योंकि डेट में कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई ओनरशिप राइट्स नहीं होते, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमारी कंट्रोल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल हमारे हाथों में रहे, तो आप क्या इशू करो, आप इक्विटी, आप बोरोवर्स फंड इशू करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल को मैं लूज कर सकता हूं लेकिन मुझे पैसा चाहिए, तो आप इक्विटी इशू करो। 7th है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि मार्केट की कंडीशन क्या है। कैपिटल मार्केट क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि जो मार्केट है ना, फंड्स को रेस करने का मार्केट है, उसकी कंडीशन क्या चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन में इक्विटी शेयर इशू करो, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहता है, हाई प्राइस पर भी वो इक्विटी को परचेज कर लेंगे। और डिफ्लेशन में आप लोन्स, आप डेट रेस करो, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम होती है, इसलिए लोग आपको पैसा देंगे जिससे वो कुछ अर्न कर पाए। इन्फ्लेशन में इक्विटी इशू करोगे तो लोग बार रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है, इसलिए इक्विटी शेयर इशू करो। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से हम चलते हैं कि डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं। देखते हैं कि डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं। देखो क्या होता है, ये डिसीजन होता है कि हम कितना डिविडेंड डिक्लेयर करें, कितना डिविडेंड हम लोगों को दें, कितना पैसा जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हम लोगों को दें, और कितना खुद के पास रिटेन कर ले। देखो क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट होता है जो हम सबसे, ठीक है ना, जो भी हमारी सेल्स होती है, सेल्स में से COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास एक मोटा मोटी प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट में से जो भी हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं उसको हम हटा देते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, ठीक है, कुछ परसेंट इंटरेस्ट जो हमारा बैंक को जाता है वो हम माइनस करते हैं। फिर जो अमाउंट आता है उससे हम टैक्स माइनस करते हैं, और फिर जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बारे में हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप क्या कर सकते हो, या तो वो प्रॉफिट आपके पास रख सकते हो, या तो वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो क्या हो जाता है, डिविडेंड, ठीक है। ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा, लोग ज्यादा आपके शेयर्स को परचेस करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो हमको अब ये डिसाइड करना है कि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है या कम डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, क्या कितना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये हमको डिसाइड करना है। और इसको डिसाइड करने के लिए अब हमको कुछ फैक्टर्स इवेलुएट करने पड़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, क्या होंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, यानी कि आपकी अर्निंग कितनी है, सबसे पहले ये तो बताओ। अगर अर्निंग ही कम है तो डिविडेंड कम जाएंगे, अर्निंग ज़्यादा है तो डिविडेंड ज़्यादा जाएंगे। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी कि आप जो वो अर्निंग है, यानी कि जो 2 लाख रुपए आप सालाना कमा रहे हो वो कितने सालों से कमा रहे हो, या फिर इसी साल कमाया है क्या, ठीक है, या फिर रेगुलर वे में आप अर्न कर रहे हो। अगर रेगुलर अर्न कर रहे हो तो डिविडेंड आपका अच्छा खासा होगा, रेगुलर अर्न नहीं कर रहे हो तो डिविडेंड अच्छा खासा नहीं होगा, ठीक है। डिविडेंड स्टेबिलिटी, यानी कि कंपनी ऐसा नहीं करती कि एक साल 2 लाख की अर्निंग है, दूसरे साल 10 लाख की अर्निंग है तो ऐसा नहीं करेगी यहाँ पे हाई डिविडेंड पे कर देगी, नहीं, ऐसा कंपनी कभी नहीं करती है। कंपनी हमेशा, देखो कभी कभार क्या होता है, 2 लाख की अर्निंग हुई, कभी 10 लाख की हुई, हो सकता है कभी 5 की हुई, हो सकता है कभी 1 की ही हुई, तो क्या करती है कंपनी अपने डिविडेंड को स्टेबलाइज करती है, ठीक है, कि ज्यादा भी लोगों के पास ना जाए और कम भी उनके पास नहीं जाए, ठीक है, एक स्टेबल पॉलिसी अपनाती है, ठीक है। ठीक है, कंपनी जब ही ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है जब उसकी पोटेंशियल अर्निंग, ठीक है, ऐसी एवरेज नहीं लेकिन उसकी पोटेंशियल अर्निंग ही बढ़ जाती है। जैसे कि मुझे बताओ कि अब वो 2, 10, 5, 1, मुझे बताओ मेजर एवरेज
3 लाख पर एनम कमा रही है, लेकिन अब उसकी पोटेंशियल अर्निंग ही बढ़ के यानी कि एवरेज अर्निंग उसकी इंक्रीज हो गई ना, तब जाके वो डिविडेंड को इंक्रीज करेगी, नहीं तो डिविडेंड को स्टेबलाइज कर देगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कभी कभार क्या होता है, कंपनीज हमेशा खुद के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती, लेकिन खुद के पास रिटेन करके रखती है। क्यों रिटेन करती है? क्योंकि आगे हो सकता है कुछ इन्वेस्ट करना हो, आगे हो सकता है कुछ हमको डाइवर्सिफाई करना हो, एक्सपेंशन करना हो, ठीक है। अगर हमारे पास इन फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो डिविडेंड कम होगा, और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो डिविडेंड ज्यादा होगा। बच्चों बस आपको ये चीज याद रखनी है। फिफ्थ है कैश फ्लो पोजीशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास, कंपनी के पास ज्यादा कैश है तो वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी, ठीक है। कैश कम है तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ठीक है। अब कैश कम क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि उसके पास डेट ज्यादा हो। अब डेट को कैसे डिसाइड करेंगे? डेट डिसाइड करेंगे हम फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, और ये कौन डिसीजन लेता है? ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है। सिक्स्थ है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, यानी कि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमको रेगुलर बेसिस पे आप डिविडेंड दे दो, भले ही ज्यादा हो या कम हो, लेकिन हमको डिविडेंड दे दो। तो अगर शेयर होल्डर का प्रेफरेंस ऐसा होगा तो कंपनी को भी उसी प्रेफरेंस से चलना होगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस अगर ज्यादा होगा तो कंपनी को ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि ठीक है हमको शेयर होल्डर हमको नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने हमारे शेयर्स को मल्टीप्लाई करो, आप ग्रो करो, है ना, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर उनमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, तो हो सकता है कि डिविडेंड कम हो, ठीक है। शेयर होल्डर्स की एज भी डिसाइड करती है। अगर यंग एज है तो यंग एज वाले सोचते हैं कि ठीक है हमारा पैसा इन्वेस्टेड पड़ा है, हमको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होगा। तो जब कंपनी को पता होता है कि जो उसके शेयर होल्डर है वो यंग है, तो वो कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और अगर वो ओल्ड एज हैं, ज्यादा उम्र के हैं, तो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है। अगर रेगुलर इनकम उनको चाहिए तो शेयर होल्डर एज अगर ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा होगा। सेवंथ है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्स जो डिविडेंड पे लग रहा है, कंपनी को क्या होता है, कंपनी जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके बाद जो रिटेन अर्निंग है, या तो ये तो खुद का पैसा है, ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड, उस डिविडेंड पर भी कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, कुछ परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है, उसी के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना पड़ता आफ्टर, है ना, किसी एक ब्रैकेट होता है, उसमें अगर आपकी इनकम फॉल कर रही है तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा आपकी डिविडेंड इनकम हो रही है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कंपनी को तो टैक्स हमेशा देना होता है। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा होंगी, टैक्सेशन रेट ज्यादा होगी डिविडेंड पे, तो कम डिविडेंड डिक्लेयर होगा, और अगर टैक्सेशन रेट्स कम होगी तो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर होगा। ये बात आप नोट कर लो। 8 है एसेस टू कैपिटल मार्केट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं, उनको आराम से, है ना, वो कैपिटल मार्केट में एसेस कर लेती हैं, आराम से वो कैपिटल मार्केट में एनरोल कर लेती हैं। सेबी की गाइडलाइंस उनके लिए फॉलो करना, प्राइसिंग इंडेक्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वो इतने सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं कर पाती है, तो उनके लिए थोड़ा सा एसेस जो कैपिटल मार्केट है, मार्केट का जो एसेस है, उनके लिए कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशिंग डिसीजन हमारा पूरा हो चुका है, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने पूरा कर लिया है। जल्दी से हम देख लेते हैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब बहुत सिंपल होता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 में से अक्सर हर साल ये पूछा जाता है। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज करोगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि इट इज the proportion of debt and equity capital in your overall capital structure, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डेट को इंक्रीज करते जाओगे, आपकी जो अर्निंग्स है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। अर्निंग्स को मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। जितना आप डेट आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ऐड ऑन करता जाओगे, उतना ज्यादा आपकी अर्निंग्स इंक्रीज होती जाएगी। किस सिचुएशन में? किस सिचुएशन में ऐसा होगा? उस सिचुएशन में होगा जिसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बच्चों याद रखो, वापस मेरे साथ बोलो, वो किस कंडीशन में कि जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बच्चों अभी इसको कॉपी में लिख लो कि जितना आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को इंक्रीज करते जाओगे, उतना ही आपका अर्निंग पर शेयर, मैं बताऊंगा अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अभी के लिए याद कर लो कि आपकी अर्निंग इंक्रीज होती जाएगी,
लेकिन किस सिचुएशन में? जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है बच्चों, इतना सा छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। मुझे बताओ कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, एक फैमिली में 4 लोग हैं, जो कंबाइंड अर्निंग है फैमिली की वो है 2 लाख रुपीज। ठीक है, कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। तो पर कैपिटा अर्निंग कितनी हो गई? 50,000। पर कैपिटा अर्निंग कितनी हो गई? 50,000। यानी कि जब हमने शेयर को इशू करे, बहुत सारे लोग थे जो हमारे शेयर्स को खरीदना चाहते थे। ठीक है, 1000 शेयर्स हैं, ठीक है ना। अब हमारी अर्निंग हुई 1 करोड़ रुपए, तो पर शेयर कितनी अर्निंग हुई? अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कितना हमको अर्निंग हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर। टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म, टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, जल्दी से 3 सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशन को कॉपी में लिख लेना बच्चों। अगर कॉपी में आपने लिख लिया और इसको पढ़ लिया तो डेफिनेटली अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। हम बोलते हैं कि हमने शेयर्स इशू करे, 5 लाख शेयर्स इशू करे एट 10 रुपीज ईच, यानी कि कैपिटल कितनी बन गई फर्म की? 50 लाख रुपीज कैपिटल बन गई है। प्रॉफिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि प्रॉफिट होता है, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर उसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं, और फिर हमारा आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है अर्निंग पर शेयर। इस सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेट को ऐड करते जा रहे हैं हमारी अर्निंग्स इंक्रीज होती जा रही है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो बच्चों, 50 लाख ओवरऑल कैपिटल है फर्म की, ठीक है। प्रॉफिट हमारा है 7 लाख रुपीज, डेट हमारा कुछ नहीं है, और हमारा जो टैक्स रेट है वो 30% है। जल्दी से कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं। देखो, हमारा जो प्रॉफिट है वो है 7 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो। अब इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है तो कुछ माइनस नहीं होगा, वापस 7 लाख रुपीज आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इस 7 लाख रुपीज में से आप टैक्स को माइनस कर दो। 30% टैक्स है तो 7 लाख रुपीज का 30% कितना हो जाता है? 2,10,000। माइनस कर दो, आपका अमाउंट यहां पे आ जाएगा 4,90,000। 4,90,000 इसको डिवाइड कर दो, आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको डिवाइड कर दो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर से, जो कि है 5 लाख शेयर्स, और जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि आपका क्या आंसर आ जाता है। आ जाता है 0.98। बच्चों, इसको बोलते हैं हम अर्निंग पर शेयर, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स को हमने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तुम्हारा आंसर आ गया अर्निंग पर शेयर। अब हमने क्या किया? अब हमने डेट को ऐड कर दिया, हमने डेट को ऐड कर दिया, और अब देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर पे क्या फर्क आता है। आपको ये दिख रहा होगा, लाख रुपीस डेट को ऐड कर दिया, और हमने बोला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है, याद रखना। अब देखो क्या हुआ, 7 लाख रुपीस प्रॉफिट है, हमने 10 लाख डेट ऐड कर दिया, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लग गया? इंटरेस्ट लग गया 1 लाख रुपीज। तो यहां पे देखो, इसको मिटा दो, यहां पे मिटा दो, इसको कर लेते हैं। 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपीज। अब 6 लाख रुपीज में 30% टैक्स है, यानी कि 30% टैक्स कितना हो जाता है? 1,80,000। मिला लो, कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4,20,000। 4,20,000 को आप डिवाइड कर दो 5 लाख से, क्या अमाउंट आएगा? 0.5। पहले क्या था? पहले इस सिचुएशन में क्या था? 0.98। जैसे ही हमने डेट को ऐड किया हमारा ईपीएस कितना हो गया? 1.05। बच्चों, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहां पर आप 20 लाख रुपीस को ऐड करना, और 20 लाख का जो टैक्स है यानी कि 2 लाख रुपीस माइनस करना, और फिर देखना कि आपका जो ईपीएस है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। मैं आपको डेफिनेटली लिख के देता हूं कि इससे तो बढ़कर ही यहां पर आएगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारा डेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन यहां पे कंडीशन है, इफ की कंडीशन कैसे पूरी होती है? यहां पे बोल रखा है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, तो अब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे पता चलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या है? 7 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 50 लाख रुपीज
तो आपका आंसर आ जाता है 14%। यहाँ पे जो ROI है वो 14% है, जो कि ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसलिए हमारा जैसे जैसे हम डेट को ऐड कर रहे थे वैसे वैसे हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बच्चों यही वाइस वर्सा है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, तो जो आपका अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों मैं आपको होमवर्क देता हूं कि यहां पे जो हमने प्रॉफिट को लिया है ना 7 लाख रुपीज, इसको आप 3 लाख रुपीज लेकर देखो, इसको आप 3 लाख रुपीज लेकर देखो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखो, बस इसको प्रॉफिट को 3 लाख रुपीज कर लो, देखना आपका अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपका कम हो जाएगा, इसलिए जो अर्निंग पर शेयर है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। बच्चों ये फाइनेंशियल लिवरेज समझ में नहीं आया है तो रिवाइंड करके देखो, 2x पे मत देखो, क्योंकि 2x पर देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए 1x पर देखो, ढंग से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, कॉमेंट करके जरूर बताओ बच्चों कि आपको वीडियोज कैसी लग रही हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।